एवरीवन। तो मैं आपको बता रही थी कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी। मैंने आपसे कहा था कि ग्रॉसली तो इतना डिफरेंशिएटेड हमें नॉर्मल से नहीं पता चलता जल्दी जल्दी जब तक एडवांस ना हो जाए, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो प्रोस्टेट के एडिनोकार्सिनोमा की है वो हमें इस तरह से कुछ मिलती है कि नॉर्मली मैंने आपसे कहा था कि वी हैव जो हमें ग्लैंड्स बीच में नजर आते हैं उनका क्या है कि एक बेसल सेल लेयर है और लो क्यूबॉइडल लेयर है नॉर्मल प्रोस्टेट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि बेसल सेल लेयर जो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और खाली लो क्यूबॉइडल या फिर स्मॉल कलमनर होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइनिंग हो जाती है ग्लैंड्स की। ये तो ग्लैंड्स हैं, उसके साथ साथ जो इसके मेलिग्नेंट ग्लैंड्स हैं ना, बिनाइन ग्लैंड्स तो आपको पता है कि बाकायदा मुड़े तुड़े हुए अच्छे से जिस तरह से नजर आते हैं उनमें हर जगह पर उस तरह से होते हैं कि मेलिग्नेंट ग्लैंड्स अजीब, क्योंकि मेलिग्नेंसी है ना इंक्रीज इन नंबर, ऐसे क्राउडेड किस्म के ग्लैंड्स आपको मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और बहुत ज्यादा क्राउडेड है। और जो इनकी आपस में लाइक बाकायदा फोल्डिंग्स होती है ना ग्लैंड्स की, जैसे अगर नॉर्मल केस होगा तो हो सकता है कि एक ग्लैंड यू करके इनफोल्ड हुआ हो, दूसरा ग्लैंड ऐसे करके हो, तो ये वाली इनफोल्डिंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी होती हैं एंड ऐसे करके क्राउडेडनेस ऑफ ग्लैंड्स होती है और सेल लाइनिंग में बेसल सेल लेयर खत्म हो चुकी होती है। ठीक है जी, तो आपने ये ना जो मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर इसको इसलिए अच्छे से समझना जरूरी है। आप याद रखिएगा कि पूरी पैथोलॉजी में ना मॉर्फोलॉजी हर टॉपिक की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो सवाल एससीक्यू के हिसाब से पूछ जाता है, दूसरा आपकी उसकी पिक्चर आती है अपनी जो है ऑस्पी की, और तीसरी बात है कि आपकी पैथोलॉजी बेसिकली सारी है ही माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या कहा कि बेसल सेल लेयर खत्म होगी, जो कि बॉर्डर थी वो लो कलमनर बन गई, क्राउडेडनेस ऑफ द ग्लैंड्स है उनके जो बाकायदा इनफोल्डिंग्स थी वो लॉस हो गई हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये कहानी। उसके बाद जो इनका साइटोप्लाज्म है सेल्स का, मतलब जाहिर जो सेल्स लाइन किए हुए हैं इनका भी साइटोप्लाज्म है, फिर जो स्ट्रोमा आसपास पड़ा हुआ है उसका भी साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म इनका दोनों तरह से हो सकता है। अगर ये बिनाइन कंडीशन में यानी ज्यादा मेलिग्नेंट नहीं है तो साइटोप्लाज्म क्लियर पिंक कलर का भी हो सकता है जैसा होता है, लेकिन ज्यादा ये अगर रेंज कर सकते हैं अप टू डार्क पर्पल कलर का साइटोप्लाज्म, फुल बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म तक जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिसका न्यूक्लियाई है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और उसमें न्यूक्लियोलाई भी आपको मजीद प्रोमिनेंट नजर आते हैं। तो ये आपकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बेसिक नजर आएंगे, जो आपने याद रखने। इस पिक्चर को आपने अच्छे से जहन में रखना है। ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर को नहीं, मतलब ये कि इस बात को कि ये सेल्स यहाँ बदले हैं, क्राउडिंग हुई है, जो आपकी पेपिलरी इनफोल्डिंग है वो लॉस हो गई है, साइटोप्लाज्म पिंक से पर्पल और न्यूक्लिया न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट। अच्छा, माइटोटिक फिगर्स की जहां तक बात करें या प्लियोमॉर्फिज्म की बात करें, आपको पता है माइटोटिक फिगर्स ये होती हैं कि मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज इन नंबर होना, और प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है कि डिफरेंट तरह की शेप्स में एग्जिस्ट करना। वो इतनी कॉमन बातें नहीं है, दोनों ही इतनी कॉमन नहीं है। प्लियोमॉर्फिज्म और माइटोटिक फिगर्स आर अनकॉमन, लाइक इंक्रीज इन नंबर है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रक्चर की डिस्टॉर्शन ज्यादा है और इंक्रीज इन नंबर उतना ज्यादा नहीं होता है। मेलिग्नेंट टाइप ऑफ कैंसर ये, दिस इज एन टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन अभी भी हमने बात की थी कि अगर ग्रॉसली नॉट विजिबल है, यानी ग्रॉसली इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि माइटोटिक फिगर्स एकदम से एब्रप्टली बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। ठीक है, पहली बात तो ये, तो आपने याद रखना कि माइटोटिक फिगर्स और प्लियोमॉर्फिज्म यानी डिफरेंट तरह की शेप्स में एग्जिस्ट करने की भी कोई बात नहीं है, बस यही कैरेक्टरिस्टिक्स ही शेप्स है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास अगली बात आती है कि जैसे जैसे इसका ग्रेड इंक्रीज होता जाता है, मतलब अभी मैं आपको ग्रेडिंग बताऊंगी किस तरह से, जैसे जैसे मतलब ये ज्यादा एडवांस होता जाता है कैंसर, उस तरह से इसकी जो शीट की फॉर्म है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स की सारी की सारी जो फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मजीद लॉस होती जाती है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे ये ज्यादा आगे जाता जाएगा उस तरह से हमारे पास ज्यादा सेल्स इसमें बनते जाएंगे, इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स बढ़ते जाएंगे और हमारे पास जो स्ट्रक्चर की एक क्लैरिटी है वो खत्म होती जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखा है कि जिस जिसमें प्रोस्टेट कार्सिनोमा डेवलप हुआ है ना, उसमें इससे पहले एक प्रिकर्सर लीजन प्रेजेंट होती है। प्रिकर्सर लीजन का मतलब है कि आप समझें इसको इस तरह से कि मेरे पास एक जगह पर मुझे यस एक बंदे को सपोज करते हैं कि टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, एक बंदे को टाइफाइड हुआ और उससे पहले उसको किसी वजह से कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा था। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा था यानी स्टीरॉइड्स ले रहा था, सपोज कर लेते हैं किसी और बीमारी की वजह से, और उसके बाद उस बंदे को टाइफाइड हो गया। अब हुआ क्या कहानी में, कहानी में ये हुआ कि एक बंदा था जिसका इम्यून सिस्टम पहले से लो था, उसके ऊपर उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारे पास जो पहले से लो इम्यूनिटी थी उसने एक प्रिकर्सर इन्वायरमेंट प्रोवाइड की हुई थी किसी भी इन्फेक्शन के होने के लिए, ऐसे ही है ना। तो यहाँ भी आप यही समझे कि हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक किस्म की प्रिकर्सर लीजन होती है जो जिन लोगों के प्रोस्टेट में होती है उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दैट इज हाई ग्रेड प्रोस्टेट
इंक्लूजन नियोप्लेजिया, ठीक है। हाई ग्रेड प्रोस्टेट, यही है ना, मैं देखो, हाई ग्रेड प्रोस्टेटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, आई एम सॉरी, हाई ग्रेड प्रोस्टैटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। आपके पास ना दो तरह की प्रिकर्सर लीजन्स होती हैं, एक होती है लो ग्रेड प्रोस्टैटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, एक होती है हाई ग्रेड प्रोस्टैटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। दीज आर लीजन्स का मतलब यह है कि इनकी जीन्स में ऐसे लोगों की कुछ थोड़ी बहुत एब्रेशन शुरू से ही प्रेजेंट होती है, और क्योंकि जिनमें लो ग्रेड होती है उनमें कार्सिनोमा का रिस्क भी लो ही होता है, लेकिन जिनमें हाई ग्रेड ये प्रेजेंट होती है लीजन, उनमें 80% रिस्क होता है कि उनका प्रोस्टेट कभी ना कभी कार्सिनोमेटस हो जाएगा। तो दिस इज अ चेंज इन देयर प्रोस्टेट जोन में हमेशा से प्रेजेंट है, जो कि कार्सिनोमा के लिए एक फर्टाइल एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं हम कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा के लिए जो ग्रेडिंग का सिस्टम कन्वेंशनली यूज किया जाता है दैट इज ग्लिसन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग। वैसे तो आपने एक ग्रेडिंग और स्टेजिंग पढ़ी हुई थी जिसमें हम माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर के हिसाब से करते हैं, उसको छोड़ के हम एक ग्लिसन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग है जिसके हिसाब से हम प्रोस्टेट को ग्रेड करते हैं, जिसमें हमने ग्रेड दिए हुए 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। उसमें हम ये कहते हैं कि जो वन साइड पे है दिस इज द मोस्ट वेल डिफरेंशिएटेड, अगर 1 होगा तो मोस्ट वेल डिफरेंशिएटेड या मोस्ट जो आपका सबसे बेहतर वाला कार्सिनोमा है, जो कि सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस देता है। और जो 5th नंबर पे है दिस इज द लीस्ट डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ कार्सिनोमा, यानी इसका रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट यानी इसका जो प्रोग्नोसिस है सबसे बुरा आता है, ठीक है। तो 1 साइड पे आपका वेल डिफरेंशिएटेड है सबसे ज्यादा, और 5 पे लीस्ट डिफरेंशिएटेड, और 2, 3, 4 के बीच में वही ग्रेड्स लाए गए हैं कि 1 से वेल है तो 2 का थोड़ा कम वेल है, 3 का नॉर्मल है, 4 का लेस है और 5 का लीस्ट डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। अच्छा, फिर सिंपली हम इस तरह से ग्रेड नहीं करते। ग्लीसन सिस्टम के हिसाब से जब हमने प्रोस्टेट कार्सिनोमा को पढ़ा तो हमने देखा कि हमेशा इसमें ना कोई 2 तरह के पैटर्न्स आपस में मिक्स हुआ करते थे। 2 तरह के पैटर्न से मुराद ये कि कोई थोड़ा सा कार्सिनोमा का मतलब कोई ऐसा एरिया होता था जो कि सपोज ये कि वेल डिफरेंशिएटेड होता था, और कुछ ऐसा एरिया होता था जो बिल्कुल ही लेस डिफरेंशिएटेड होता था। तो हमेशा ये देखा गया कि 2 तरह के पैटर्न्स एक ही प्रोस्टेट में एक ही टाइम पे लाई कर रहे होते थे। तो फिर हमने क्या कर दिया, हम हमेशा से प्रोस्टेट कार्सिनोमा की ग्रेडिंग में हम 2 ग्रेड्स डालते हैं, एक डोमिनेंट पैटर्न को जो मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड में लाई कर है, और एक उस रिसेसिव पैटर्न को जो थोड़े बहुत एरिया में है। सपोज करते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो पैटर्न है हमारे पास कार्सिनोमा का दैट इज मोस्ट वेल डिफरेंशिएटेड, तो उसको हम ग्रेड देंगे 1, और जो थोड़ा बहुत एरिया है उसमें जो पैटर्न है दैट इज समवट लेस डिफरेंशिएटेड, तो समवट लेस डिफरेंशिएटेड का ग्रेड हम देते हैं 4, ठीक है। तो हमने जब टोटल ग्रेडिंग बतानी है तो हमने 1 + 4 लिखना है विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 1 + 4 5 हमारी पूरी ग्रेडिंग होगी, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव पैटर्न। अब ये सवाल फिर ये आता है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि सारा का सारा प्रोस्टेट एक ही तरह का हो तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम उसको एक ही ग्रेड देंगे? नहीं, हमने ग्लेसन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग के हिसाब से हमेशा 2 ही ग्रेड्स देने हैं। अगर सारा प्रोस्टेट का पैटर्न एक ही जैसा है तो हम एक ही ग्रेड को 2 दफा ऐड कर लेंगे। सपोज है कि सारा का सारा अगर मेरे पास बिल्कुल वेल डिफरेंशिएटेड है तो मैं क्या करूंगी, डोमिनेंट पैटर्न भी 1 करूंगी और रिसेसिव पैटर्न भी 1 करूंगी, तो मेरा टोटल ग्रेड 2 आ जाएगा। और अगर सारा बिल्कुल लीस्ट डिफरेंशिएटेड है तो मैं डोमिनेंट भी 5 दूसरा भी 5, तो टोटल ग्रेड 10 आ जाएगा। तो सबसे जो अच्छा प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, अच्छे से मुराद ये कि जो आपका प्रोग्नोसिस जिसका सबसे अच्छा जाएगा और जो ठीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो ये वाला होगा जो कि पूरा का पूरा बिल्कुल वेल डिफरेंशिएटेड है, 1 + 1 जिसका 2 है, ठीक है। और सबसे जिसका बुरा ग्रेड जाएगा या सबसे जो खराब किस्म का कैंसर है, जो बिगड़ा हुआ कैंसर है या एडवांस स्टेज कैंसर, वो ये वाला होगा जो लीस्ट डिफरेंशिएटेड होगा पूरा का पूरा, दैट इज 5 + 5 10। तो 2 इज द बेस्ट स्कोर एंड 10 इज द वर्स्ट स्कोर फॉर द प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आती होती है ग्लिसन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग, और बहुत सिंपल है। अब देखते हैं जी क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बात होती है मेनली ये है कि मैंने भी इस तरह बताया कि ग्रॉसली ये कैंसर बहुत देर से नजर आता है हमें, ग्रॉस अपीयरेंस इतनी जल्दी नहीं होती, इस वजह से ज़्यादातर दीज जो प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं आपके, दे आर एसिम्प्टोमेटिक लीजन्स ऑन योर प्रोस्टेट, जो सिम्टम्स देती भी नहीं है, ठीक है। और हमें कहीं अचानक से कोई बायोप्सी की या फिर, क्योंकि आपको बताया मैंने, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक बात मैंने शुरू में भी आपको बताई थी कि जो हमारे पास प्रोस्टेट है उसके डिफरेंट जोन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोस्टेट का ये वाला जो जोन होता है जो सबसे बाहर होता है, दिस इज द पेरिफेरल जोन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। तो पेरिफेरल जोन में
आपका कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमनली अकर करता है, लाइक इस एरिया के प्रोस्टेट को ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू की बात है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्योंकि ये बाहर बाहर के एरिया को इस्तेमाल कर इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको देखिए हमेशा जब कैंसरस ग्रोथ होती है तो वो आपकी हार्ड मैसेज बनती हैं, फर्म हार्ड मैस होती है ना। कैंसर क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स है, तो सेल्स तो हार्ड मैसेज ही बनाते हैं, तो ये एरिया हार्डन सा और इनलार्ज सा होता है। तो इस तरह आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलता, जबकि आपको पता है कि ये आपका पड़ा हुआ है अपना यूरेथ्रा के अराउंड ना, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे, और इसके बिल्कुल पीछे अगर देखें तो रेक्टम पड़ा होता है। तो हो सकता है कभी कभार ये कि आपको अचानक से वैसे ड्यूरिंग लाइक आपको प्रोस्टेट की आप एग्जामिनेशन करें फॉर समवॉट अदर रीजन फॉर बीपीएच, तो उसमें आपको पता चल जाता है, या फिर आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी आप उंगलियों से जब रेक्टम की एग्जामिनेशन करते हैं और हाथ लगाते हैं, पैल्पेट करते हैं, तो आपको प्रोस्टेट जब वो हार्ड और फर्म महसूस होता है नॉर्मल से ज़्यादा, और थोड़ा बहुत एनलार्ज, तो आपको अंदाजा होता है कि यार समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो इतनी जल्दी ये प्रेजेंट इस तरह से नहीं करता, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी जो है ना इसकी ज़्यादातर होती है। और हमारे पास फिर दूसरी बात इससे रिलेटेड ये है कि क्योंकि ये बाहर बाहर के एरिया में है, तो आपको पता है कि बीच में से जो यूरेथ्रा पास कर रहा है उसकी ये ऑब्स्ट्रक्शन उतनी ज़्यादा कॉमनली नहीं करता जितनी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में होता था। वो तो अंदर था ना, तो वो सबसे पहला काम ही ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा करता था। ये क्योंकि बाहर है तो यूरेथ्रा अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर रहा होता है, और ये बाहर बाहर ही रहता है, और ये उसकी ऑब्स्ट्रक्शन इतना जल्दी जल्दी नहीं करता। सिर्फ ये है कि क्योंकि ये कैंसर है तो जाहिर सी बात है एक मेलिग्नेंट कैंसर जो है वो इन्वेड तो करता ही करता है। जब मेलिग्नेंसी है और एक कैंसरस है तो वो आपके सारे एरियाज में आसपास इन्वेड करेगा, अपने सेल्स भेजेगा। जरूरी नहीं होता कि सबसे ज्यादा मेलिग्नेंसी में प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी जगह में इतना बड़ा लीजन नहीं बनता, बल्कि फैल ज्यादा जाता है। अब किस तरह से फैलता है, ये यहाँ पर से आपको पता है कि यूरेथ्रा के अलावा यहाँ पर हमारे पास सेमिनल पीछे दोनों ना इधर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होते हैं, और उनकी दो डक्ट्स होती हैं जो यहाँ पर आके एक मिल रही होती है, वास्ट डिफरेंस बन रही होती है, ठीक है। वो भी प्रोस्टेट में से ही पास कर रही होती है। तो क्या होता है कि ये इस डक्ट के जरिए सेमिनल वेसिकल में इन्फेक्ट कर जाते हैं, उस तक फैल जाते हैं। फिर सेमिनल वेसिकल के साथ आपको पता है कि यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी चीज जो ब्लैडर प्रोस्टेट के ऊपर पड़ी हुई है वो ब्लैडर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्लैडर में भी इन्फेक्ट करके ब्लैडर में भी मैलिग्नेंसी फैला देता है। उसके बाद हमारे पास जो यूरेथ्रा का बाहर बाहर का एरिया, ये पेरीयूरेथ्रल जोन, प्रोस्टेट का जो पेरीयूरेथ्रल जोन है वो भी यूरेथ्रा के बाहर वाला एरिया, उसको भी ये इन्फेक्ट कर देता है, और इस तरह से हमारे पास ये मेटास्टेसाइज कर रहा होता है। लेकिन आपको पता है ना कि मैंने आपको बताया किस किस रास्ते से कर सकते हैं। ये ब्लैडर सबसे इसके करीब रास्ता है, और दूसरा ये सेमिनल वेसिकल वाला रास्ता करीब है, तो इन दोनों रास्तों से ये मेटास्टेसिस करता है। और जो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है वो आपका बोन में भी मेटास्टेसाइज कर जाता है, स्पेशली आपका जो एक्सियल स्केलेटन है, बिकॉज आपका पीछे की तरफ यहाँ पर ही आपको पता है ना कि ये अगर रेक्टम है तो रेक्टम के पीछे हमारे पास जो बोन आ रही है दैट इज सैक्रम। ऐसे आपकी टेल बोन है ना सैक्रम, और फिर आपका ये एक्सियल स्केलेटन पीछे शुरू होता है। तो मतलब एक्सियल से मुराद क्या होता है, जो आपके एक्सिस पे प्रेजेंट है, यानी आपका स्कल, आपकी जो बोन है पूरी दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम, और आपकी सैक्रम सारी, मतलब वर्टिब्रल कॉलम आपको पूरा, दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ रेक्टम के पीछे हमारा सैक्रम और फिर एक्सियल स्केलेटन है, तो ये एक्सियल स्केलेटन की बोन्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, और वो बोन मेटास्टेसिस हो जाती है, जिसको हम रेडियो जब हम करते हैं बोन का रेडियो न्यूक्लियाइड बोन स्कैन, तो उससे हमें पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये है ना अपना प्रोस्टेट कैंसर को हम कहें कि अर्ली डिटेक्ट करना हो तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है विच इज नॉन एज PSA टेस्ट। तो मैं अगले पार्ट में बताती हूँ, अभी तक कोई भी मसला हुआ है क्या नाज़ में। थैंक यू।